हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम योगात्मक बहुलीकरण और संगणन बहुलीकरण दोनों ही विधियां पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे विद एग्जाम्पल। आज की क्लास में हम सह बहुलीकरण और विषम बहुलीकरण के बारे में जानेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक रबर और आर्टिफिशियल रबर के बारे में भी हम जानेंगे। देखो, सह बहुलीकरण क्या होता है। सह बहुलीकरण, इसको कोपॉलीमर भी बोल देते हैं, एवं इसका एक नाम और होता है सहबहुलीकरण या विषम बहुलीकरण। विषम बहुलीकरण कहो या फिर हेट्रोपॉलीमर भी कह सकते हो। तो हेट्रोपॉलीमर या कोपॉलीमर के नाम से इसको जाना जाता है। अब सहबहुलीकरण में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में संयुक्त होती हैं। अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयां आपस में क्या होती है, कंबाइन होती हैं। और कंबाइन होने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से दो तरीके? एक होता है योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा और दूसरा होता है संगणन बहुलीकरण के द्वारा, जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लें हम योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा, तो योगात्मक बहुलीकरण का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जैसे स्टाइरीन और ब्यूटाडाइइन या 1,3-ब्यूटाडाइइन। स्टाइरीन और ब्यूटाडाइइन, इन दोनों का संयोग यदि मैं करवा दूं तो ब्यूटाडाइइन क्या होता है आपको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस CH2। और स्टाइरीन क्या होता है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे C6H5। इनके n मॉलिक्यूल में ले लूं तो अलग अलग प्रकार की एकलक इकाई आपस में कनेक्ट हो, तो स्टाइरीन अलग है, ब्यूटाडाइइन अलग है, ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। और जब ये कनेक्ट होंगे तो मैंने आपको बता ही दिया था, डबल को सिंगल कर देना आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल की जगह सिंगल CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका डबल, फिर डबल की जगह सिंगल CH2, यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के मध्य में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल की जगह सिंगल CH नीचे C6H5, ये फ्री कर देना, ये फ्री कर देना और होल पावर क्या लगा दोगे, N। तो ये आपका क्या बन गया, स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन रबर बन गई एक तरह से। ठीक, अब इसमें मुख्य उत्पाद के साथ साथ कोई भी सह उत्पाद बाहर नहीं निकला है, इस कारण ये क्या होगा, योगात्मक बहुलीकरण, केवल मुख्य उत्पाद ही बन रहा है, कोई भी सह उत्पाद का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा संगणन बहुलीकरण का एग्जाम्पल लें हम, तो संगणन बहुलीकरण में जैसे नायलॉन 6,6, ये इसका सबसे बढ़िया क्या होता है एग्जाम्पल। ठीक है, मैं ऊपर समझाता हूँ। और देखो, मैं बार बार कह रहा था आपसे इस चैप्टर में, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश भी हो जाए, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में एकलक इकाइयों को आप याद करो। यदि आपको मोनोमर या एकलक इकाइयाँ याद है तो चैप्टर ही याद है। नायलॉन 6 शायद तीसरी बार आ रहा है और अभी एक बार और आ जाएगा आगे। तो नायलॉन 6 और 6 का मतलब क्या है, कार्बन के नंबर। किस किस के संयोग से बनता है ये, तो ये बनता है आपका हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन प्लस एडिपिक अम्ल। अब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन क्या होता है, तो NHH CH2 का होल 4, सॉरी हेक्सा है 6 और NHH प्लस इसके N मॉलिक्यूल कनेक्ट होंगे एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, CH2 के कितने बताओ जल्दी से, 4, C डबल बॉन्ड OH।
यहाँ से आपका H निकल जाएगा, यहाँ से आपका OH निकल जाएगा। जहाँ पर भी श्रृंखला समाप्त होगी लास्ट में तो H रहेगा ही रहेगा, तो इधर से जाएगा तो सही H और इधर से OH, और दोनों जब कनेक्ट हो जाएंगे तो बचेगा क्या आपका NH CH2 का होल 6, NH H गया OH गया तो सीधा C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O और N। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं पर भी जाकर तो श्रृंखला समाप्त होगी तो वहां लास्ट में क्या रहेगा H, और इधर कहीं पर भी जाकर श्रृंखला समाप्त होगी तो OH, और N-1 क्या हो जाएंगे आपके H2O। तो यहाँ पर सह उत्पाद बाहर निकल रहा है, संघनन हो जाएगा। यहाँ कोई सह उत्पाद बाहर नहीं निकल रहा तो ये योगज या योगात्मक हो जाएगा। तो सह बहुलीकरण भी आपका योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण दोनों ही प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब सह बहुलीकरण को हम विषम बहुलीकरण भी कहते हैं, क्योंकि एकलक इकाइयाँ कैसी होती हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयाँ यहाँ पर यूज में ली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात ये आती है कि सह बहुलीकरण होता कितने प्रकार का है, किस प्रकार से हम सह बहुलीकरण कर सकते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, दोनों प्रकार से हो सकता है। अब बात आती है कितने प्रकार से ये हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ सह बहुलीकरण ये मैं अरेंज कर रहा हूं। देखो हम सह बहुलीकरण को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे N A प्रकार के मॉलिक्यूल हैं और N B प्रकार के मॉलिक्यूल हैं। एक्चुअली सह बहुलीकरण होता ही अलग अलग प्रकार की एकलक इकाइयों के मध्य में, इस कारण एक प्रकार की एकलक इकाई मैंने A मान ली और दूसरे प्रकार की एकलक इकाइयों को मैंने B मान लिया है। जब ये आपस में कनेक्ट होंगे तो कनेक्ट कैसे होंगे, हो सकता है A से A कनेक्ट हो, B कनेक्ट हो जाए, फिर A कनेक्ट हो जाए, फिर B कनेक्ट हो जाए, और इस तरह से कंटिन्यू चलता रहे। तो कनेक्ट कैसे भी हो सकता है, इन्हीं के आपस में इकाइयों के जुड़ने के आधार पर सह बहुलीकरण को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं, तो पहला होता है आपका क्रम रहित सह बहुलीकरण, क्रम रहित रैंडम कोपॉलीमर। अब क्रम रहित नाम से स्पष्ट है, कोई क्रम ही नहीं होगा, आपके मन में आए जैसे लगा दो। जैसे ए से फिर ए जोड़ दो, बी जोड़ दो, बी जोड़ दो, ए जोड़ दो, फिर बी जोड़ दो, ए जोड़ दो, ए जोड़ दो, बी, जो मन में आए आप जोड़ सकते हो, और होल पावर n। यानी कोई क्रम है क्या कि अब ए आएगा फिर उसके बाद बी आएगा फिर ए आएगा, कोई क्रम नहीं है। आपके मन में आए जैसे इसको बनाओ, पहले ए लिख दो फिर बी लिख दो, या पहले बी लिख दो फिर ए लिख दो, और कितने भी ए जमाते जाओ कितने भी बी जमाते जाओ। तो कोई क्रम नहीं है एकलक इकाइयों के जुड़ने का, तो उसको तो हम बोलेंगे क्रम रहित कोपॉलीमर। दूसरा आता है आपका एकांतरित सह बहुलीकरण, अल्टरनेटिव। कोपॉलीमर, अल्टरनेटिव कोपॉलीमर में क्या होता है, एक क्रम होता है, मतलब एक क्रम के साथ जुड़ते हैं। कैसे, पहले ए आ जाए फिर ए आ जाए या बी आ जाए, तो अब ए के बाद बी आ गया तो अब ए ही आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से चलता रहे। या फिर ऐसे हो सकता है 2 बार ए 2 बार बी, 2 बार ए 2 बार बी, ठीक है, 2 के जोड़े में, 3 के जोड़े में। तो एक फिक्स अल्टरनेटिव क्रम होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, या एक फिक्स फिर उसके बाद उतना ही दूसरा, फिर उतना ही पहला, फिर उतना ही दूसरा। तो एक क्रम फिक्स रहता है, उसे बोला जाता है अल्टरनेटिव कोपॉलीमर। तीसरा होता है खंड सह बहुलीकरण या फिर ब्लॉक कोपॉलीमर।
अब खंड सह बहुलीकरण में क्या होता है, एक्चुअली एक टुकड़े होते हैं, पहले एक खंड आ जाएगा, फिर उसके बाद उसका दूसरा ब्लॉक आ जाएगा, फिर उसका पहला ब्लॉक आ जाएगा। जैसे ए से स्टार्ट करो या बी से कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए के 3 4 ले लो आप, फिर एक ब्लॉक हो गया पूरा 5 का सेट, फिर बी के 4 5 ले लो, फिर ए के इसी प्रकार से चलते रहेंगे। तो इस तरह से एक ब्लॉक चलता रहता है। पहले एक प्रकार की एकलक इकाई कंटिन्यू 4 5, फिर दूसरे प्रकार की एकलक इकाई 4 5 कंटिन्यू, फिर एक प्रकार की 4 5 कंटिन्यू। तो एक ब्लॉक वाइज चलता रहता है ये, इसको बोला जाता है खंड कोपॉलीमर। और लास्ट एंड फाइनल आ जाता है आपका साखित सह बहुलीकरण, ब्रांच कोपॉलीमर। अब ब्रांच कोपॉलीमर में एक्चुअली होता क्या है कि एक चेन या शाखा चलती रहती है यहां पर, इसको साखित सहबहुलीकरण भी बोल दिया जाता है, ब्रांच कोपॉलीमर भी बोल दिया जाता है। ब्रांच कोपॉलीमर में होता क्या है एक्चुअली कि इसमें एक ही प्रकार के खंड का यूनिट चलते रहेंगे। जैसे ए प्रकार की एकलक इकाई कंटिन्यू चलती जा रही है आपकी, और ये यहां पर आकर क्या हो गई, फिनिश। तो एक चेन चल रही है कंटिन्यू, चेन को पॉलीमर भी बोल देते हैं इसको। अब इसमें से क्या होगा, यहां से ब्रांच निकलेंगी, जैसे बी, फिर इसमें से निकल गई एक ब्रांच। तो इसको हम साखित बहुलीकरण भी कह सकते हैं, और इसके अलावा इसका जो केमिकल नाम होता है वो होता है कलम सह बहुलीकरण, ज़्यादा बेटर ये है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कलम सह बहुलीकरण या फिर ग्राफ्ट, कलम को क्या बोला जाता है, ग्राफ्ट कोपॉलीमर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो इस तरह से क्या होता है, एक पूरी चेन या कलम लगातार चलती, मतलब एक चेन चलती रहती है एक ही प्रकार की एकलक इकाई की। अब जरूरी नहीं है ए हो, सभी बी हो सकते हैं, और उनसे एक शाखा के रूप में या ब्रांच के रूप में या कलम के रूप में दूसरी लगा दी जाती है। तो इस तरह से ये आपके कलम सह बहुलीकरण हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आपके बहुलीकरण की विधियां हैं, क्रम रहित सह बहुलीकरण, एकांतरित सह बहुलीकरण, खंड सह बहुलीकरण और कलम सह बहुलीकरण। क्लियर है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, ये जो सह बहुलीकरण होता है इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सह बहुलीकरण के उपयोग। तो सह बहुलीकरण का सबसे बड़ा उपयोग तो ये होता है कि 2 प्रकार की अलग अलग एकलक इकाइयां हैं उनको कंबाइन किया जा सकता है सह बहुलीकरण के द्वारा, और विशेष प्रकार के नए बहुलकों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो पहला उपयोग क्या हो जाएगा, 2 अलग अलग एकलक इकाइयों को संयुक्त करके या जोड़कर विशेष बहुलकों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। सेकंड बात, जैसे स्टाइरीन प्लस ब्यूटाडाइइन, स्टाइरीन प्लस ब्यूटाडाइइन को संयुक्त कर दिया जाए, को जोड़कर या संयुक्त करके संश्लेषित रबर बनाई जाती है। अच्छा, और क्या फायदा है, जैसे नंबर 3 पर स्टाइरीन जो होती है एक रबर होती है। अब यदि इसमें 20% एक्रिलोनाइट्राइल मिला दिया जाए, क्या मिला दिया जाए, 20% एक्रिलोनाइट्राइल
नाइट्राइल इसके अंदर कंबाइन कर दिया जाए तो इस सिचुएशन में इसकी जो प्रत्यास्थता का गुण है वो बढ़ जाता है, कठोर हो जाती है। ठीक है, तो 20% इसमें एक्रिलोनाइट्राइल बनाने से इसमें कठोरता, प्रत्यास्थता, ये सभी इलास्टिसिटी, ये सब बढ़ जाते हैं। नंबर 4 बात, नायलॉन 6,6 किससे बनता है? हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन। बोल दिया करो भाई, 5वीं बार आ रहा है, 4थी बार सॉरी। हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन प्लस एडेपिक अम्ल के संगनन बहुलीकरण से, संगनन और सह बहुलीकरण से बनता है। और ये कम गलनांक वाला कठोर क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? कम गलनांक वाला क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यदि इसमें टरथैलिक अम्ल को मिलाया जाता है या संयुक्त किया जाता है या सहबहुलीकरण किया जाता है तो गलनांक व क्रिस्टलीय प्रकृति दोनों बढ़ जाती हैं। तो एक फायदा ये कि इसकी क्रिस्टलीय प्रकृति और जो गलनांक है वो दोनों ही क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट 5वीं बात, जब एकलक इकाई एक ही प्रकार की होती हैं तो समबहुलक बनते हैं। अब मान के चलो तुमने क्या किया, सभी एकलक इकाई एक ही प्रकार की हैं तो समबहुलक बन गया एक। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के एक जैसी एकलक इकाई लेके एक और बहुलक बना दिया तो उनको भी तो कंबाइन करके एक नया बहुलक बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर क्या है, जो समबहुलक होते हैं एक सहबहुलीकरण के द्वारा उन समबहुलकों की एकलक इकाइयों को आपस में कंबाइन करा कराकर जोड़ नए प्रकार के विशेष बहुलकों का निर्माण भी किया जा सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि मेरे पास जब एकलक इकाई एक जैसे प्रकार की हैं तो वो एकलक इकाइयों को ही मैं आपस में सहबहुलीकृत करवा दूं तो एक नए प्रकार के बहुलक बन जाते। तो यहाँ से क्या एक नया क्षेत्र बन गया कि मेरे पास यदि एक ही प्रकार की एकलक इकाई है तो उनसे मैं नए नए बहुलकों को बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसका एक अलग फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पूरा कोपॉलीमर या फिर विषम बहुलीकरण, जिसके द्वारा विशेष प्रकार के नए बहुलकों का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार एकलक इकाइयां आपस में कंबाइन होती हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। योगात्मक और सहबहुलीकरण दोनों ही विधियों के द्वारा कोपॉलीमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं हम रबर की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रबर। तो रबर एक्चुअली प्राकृतिक भी होती है और कृत्रिम भी होती है, मतलब नेचुरल सोर्सेज से भी बनाई जाती है और आर्टिफिशियल एंड लेबोरेटरी में भी बनाई जाती है। दोनों ही प्रकार की रबर की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक रबर को कि प्राकृतिक रबर क्या होती है। प्राकृतिक रबर, देखो नेचुरल रबर जो होती है वो आपकी प्रकृति से यानी पेड़ पौधों से प्राप्त की जाती है। और रबर के जो पेड़ पौधे होते हैं या रबर के पेड़ जो होते हैं उनका नाम होता है, एक तो आपका हेविया ब्रेसिलियंसिस,
हेविया ब्रेसिलियंसिस, ठीक है। दूसरा एक और पादप होता है गट्टा पर्चा। ये दो रबर के पादप हैं, इनसे रबर प्राप्त की जाती है, ठीक है। अब रबर बनाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों पादपों से एक दूध जैसा गाढ़ा पदार्थ जिसे रबर क्षीर या फिर लेटेक्स कहा जाता है। ये दूध जैसा गाढ़ा पदार्थ जिसे क्या बोलते हैं, रबर क्षीर कहा जाता है, उससे रबर का निर्माण किया जाता है।